हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 5 से 6 मार्क्स में आते हैं इंग्लिश का पेपर में आपके क्लास 9th में। आपको किस प्रकार से लिखना होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड। आपको दो क्वेश्चन दिए होते हैं, दो में से एक करना होता है आपको, और इसको लिखना होता है 100 से 120 वर्ड्स में। कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है आंसर को, वो बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या बोलता है आपको समझाता हूँ। देखो, ऑल आई वुड बी से इन टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये जो हिंदुस्तान, ये जो म्यूजिक है वो हिंदुस्तान की क्या है, एक परंपरा है। इवन वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न म्यूजिक। यहाँ तक कि जो वेस्ट के लोग हैं, मतलब विदेश के लोग हैं, वो भी म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इन द फील्ड ऑफ द म्यूजिक। हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो म्यूजिक में योगदान है उसके बारे में लिखना है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा द साउंड ऑफ म्यूजिक का, उस चैप्टर के बीच से बताना है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब कैसे लिखना होता है, देखो यहाँ पे मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज ग्रेट म्यूजिशियन। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे बहुत ही महान म्यूजिशियन थे। वो मेड द दिस शहनाई फेमस वर्ल्ड वाइड। उन्होंने शहनाई को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। ही प्लेड एट इंडियस इंडिपेंडेंस डे 1947। उन्होंने शहनाई बजाई थी 1947 में रेड फोर्ट, यानी कहाँ पे, लाल किले में, जब देश आज़ाद हुआ था। मेकिंग हिस्ट्री, उन्होंने एक पूरा इतिहास रच दिया। हिज डिसीजन टू म्यूजिक वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उनके जो उनका हिज डेडिकेशन टू म्यूजिक, उनका जो डेडिकेशन था, मतलब म्यूजिक के लिए वो बहुत ही डेडिकेट थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत मेहनत करते थे म्यूजिक में। एंड ही नेवर लेफ्ट इंडिया डिस्पाइट मैनी ऑफर। उन्होंने कभी भी इंडिया को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको बहुत ऑफर मिले कि वो अमेरिका में जाके क्या सिखा सकते हैं, म्यूजिक सिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया नहीं छोड़ा, उन्होंने मना कर दिया। ही बिलीव दैट, उनका भरोसा ये था दैट इंडिया म्यूजिक वॉज रिचेस्ट ट्रेडिशन। इंडिया में जो म्यूजिक है ना, उनमें बहुत ही क्या है, एक रिचेस्ट है, भरपूर है, ठीक है। इवन द वेस्ट वर ईगर टू लर्न इट। यहाँ तक कि जो वेस्ट के लोग हैं, विदेश के लोग हैं ना, वो भी म्यूजिक के, भारत के म्यूजिक को सीखना चाहते हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्प कीप क्लासिक म्यूजिक अलाइव। उन्होंने क्लासिक म्यूजिक को जीवित रखा, ठीक है। ही इंस्पायर मैनी यंग म्यूजिशियन। उन्होंने बहुत सारे यंग म्यूजिशियन को क्या किया, इंस्पायर किया कि वो भी इस चीज को सीखे, आगे आए। हिज लव फॉर द हिज आर्ट अर्न हिम द भारत रत्न। यहाँ तक कि उन्होंने म्यूजिक में इतना योगदान दिया कि उनको भारत रत्न जो अवार्ड होता है ना, वो भी दिया गया। इंडियस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, ठीक है। यहाँ पे हीज लाइफ टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैशन। इनका जो पूरा जीवन है वो हमको अब बताता है कि हमें अपने पैशन, डेडिकेशन, इससे कनेक्ट रहना चाहिए, जो हमारे रूट्स को जोड़ के रखता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको रिविजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, ठीक है। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, सेम सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे तो उन्हीं क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखना होता है वो आपको समझाने वाला हूँ। देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम सक्सेसफुली। देखो, इंसान में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई चैलेंज आता है, ठीक है, या कोई भी आपको किसी चीज़ का फेस करना पड़ता है, तो आप में क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने का, कि उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने का क्या होना चाहिए, आप में बुद्धि होनी चाहिए एक तरह से, समझे यहाँ पे। तो एलोबरेट दिस स्टेटमेंट व्यू ऑफ द इफ वर यू। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, इफ वर यू चैप्टर पढ़ा होगा। इस चैप्टर में किस प्रकार से एक जो कैरेक्टर है जैरेड, ठीक है, उसने उसके सामने जब समस्या आई, ठीक है, उसने उस चीज को कैसे सॉल्व किया, उसको आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ था इस पूरी स्टोरी में, यही आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, इन इफ आई वर यू में, इस चैप्टर में, द कैरेक्टर ऑफ द जैरेड, जो जैरेड कैरेक्टर है ना, शो हाउ प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव अ पर्सन। उसने दिखाया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे खुद को बचाया जा सकता है इन अ डेंजर, यानी मुसीबत से। वैन जब क्रिमिनल इंट्रूडर एंटर हिज हाउस, उसके घर में एक घुसपैठिया जो था, क्रिमिनल घुसपैठिया जो था, उसे घर में घुस जाता है टू किल हिम, उसे मारने के लिए। जैरेड रिमेन काम एंड स्मार्टेड ट्रिक हिम।
जेरेड क्या रहता है, काम रहता है, काम मतलब होता है शांत रहता है और उसको बेवकूफ़ बना देता है। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, डरने की जगह पर ही एंगेज द इंट्रूडर इन ए कन्वर्सेशन, वो उस घुसपैठिए से ना बात करने लग जाता है। क्या करने लगता है, बात करने लगता है ताकि उसको बहका सके। एंड फाइंड आउट हिज प्लान, और उसने अपने प्लान को बना लिया होता है। यूजिंग हिज क्विक थिंकिंग, जल्दी से सोचने की वजह से ही कंफ्यूज द इंट्रूडर, उसने वो कंफ्यूज कर देता है, किस उस इंट्रूडर को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है यहाँ पे। एंड मैनेज टू ओवर पावर हिम, और उसके ऊपर हावी हो जाता है, किसके ऊपर, जेरेड जो है इंट्रूडर के ऊपर हावी हो जाता है। दिस शो दैट इंटेलिजेंट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आर मोर पावरफुल देन द फिजिकल स्ट्रेंथ। ये पूरी घटना क्या दिखाती है, हमको ये दिखाती है अगर आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, तो आप जो फिजिकल पावर है उससे भी जीत सकते हो अपने दिमाग से, ठीक है यहाँ पे। जेरेड क्लेवरनेस नॉट ओनली सेव हिज ओन लाइफ बट ऑल्सो इंश्योर द इंट्रूडर गेट कॉट। जेरेड ने जो चालाकी दिखाई ना, उसने ये क्या किया, उसने जेरेड की लाइफ को भी बचाया, साथ में उस इंट्रूडर को, उस घुसपैठिए को भी पकड़वा दिया, ठीक है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना था इस क्वेश्चन में। देखो इस तरह का एक और एक क्वेश्चन आता है कि विजडम इज वर्शिप एवरीवेयर एंड फुलिशनेस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है, वो क्या है, वर्शिप है, मतलब एक तरह से वरदान एक तरह का, ठीक है। लेकिन जो बेवकूफ़ी है, फुलिशनेस है, वो हमारे लिए क्या है, एक दुश्मन की तरह है। इस बात को हमें प्रूव करने से स्टेटमेंट किस बेस पे, इन द किंगडम ऑफ द फुल। तो आपने इन द किंगडम ऑफ द फुल पढ़ा होगा, उस चैप्टर में क्या हुआ था उसी में आपको बताना है। देखो हुआ क्या था, इन द किंगडम ऑफ द फूल में विजडम इज शोन एज द मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटी। किंगडम ऑफ फूल में आपको दिखाया होगा जो विजडम है, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता है, उसका इस्तेमाल किया गया था किसके द्वारा, गुरु द्वारा किया गया था। वाइल फुलिशनेस लीड टू द डिस्ट्रक्शन, लेकिन आपको आपने देखा भी होगा कि वहां पे जो राजा था ना, वो एक नंबर का बेवकूफ था, ठीक है, और जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। यही बात आपको बताना है। देखो लिखा है द किंग एंड हिज मिनिस्टर मेक फुलिश डिसीजन। जो राजा था और उसका जो मिनिस्टर था ना, वो बेवकूफों वाला क्या करता था, फैसले लेता था। जैसे कैसे फैसले से, रिवर्सिंग द रूल ऑफ द नाइट एंड डे, उन्होंने दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया। नहीं, दिन में जो काम थे वो रात में करने होते थे और रात वाले काम दिन में करने होते थे। इतने बड़े बेवकूफ थे। द लैक ऑफ विजडम क्रिएट अ प्रॉब्लम, उनकी जो ये बेवकूफ़ी थी ना, जिससे क्या हुआ, प्रॉब्लम पैदा हुई। एंड दे आर इजीली ट्रिक्ड बाय द क्लेवर गुरु, यहाँ तक कि इन दोनों को, राजा किंग को और मिनिस्टर को, दोनों को बुद्धू बना दिया किसने, गुरु ने। गुरु के पास क्या थी, विजडम थी, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान थे वो, इसलिए। द गुरु यूजेस हिज इंटेलिजेंस, गुरु ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। एंड सेव हिमसेल्फ एंड हिज डिसिपल, उसने खुद को बचाया गुरु ने और अपने शिष्य को भी बचा लिया। वाइल फूलिंग द किंग, लेकिन जो बेवकूफ राजा था उसने खुद को ही क्या कर लिया, पनिश कर लिया। दिस स्टोरी टीचर्स, ये हमें ये सिखाता है दैट विजडम इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, कि जो विजडम है यानी बुद्धिमत्ता है उसको हर जगह क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वाइल फुलिशनेस कैन डेंजरस, लेकिन जो बेवकूफ़ी है ना, वो क्या हो सकती है, वो डेंजरस होती है। अ वाइज पर्सन मेक द राइट चॉइस, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो राइट चॉइस करता है। एंड अवॉइड अननेसेसरी ट्रबल, और जो अवॉइड करता है जो अननेसेसरी ट्रबल होती है, मुसीबत, उसको उसको अननेसेसरी को अवॉइड करता है। वेयर एज द फूलिश पर्सन इनवाइट प्रॉब्लम, लेकिन जो बेवकूफ इंसान होता है वो इनवाइट करता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है यहाँ पे। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द बैगर, एक्सप्रेस करना है जो बैगर स्टोरी थी, ठीक है यहाँ पे। द बैगर, सोसाइटी हैज द पावर टू रिफॉर्म अ मैन, सोसाइटी के पास ये पावर है कि वो किसी आदमी को ना बदल सकता है। कैसे, देखो इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे, द बैगर बाय द एंटोन चिकोबो। देखो यहाँ पे, शो दैट सोसाइटी हैज द पावर ऑफ चेंज अ पर्सन लाइफ। बैगर स्टोरी में जो हमारा पोएट है वो बताता है कि जो सोसाइटी है वो एक आदमी को बदल सकता है। कैसे, देखो लश्कोव वॉज अ बैगर, ठीक है, लश्कोव एक बैगर था। लेजी एंड डिसऑनेस्ट मैन, जो लश्कोव था एक बैगर था, यानी भिखारी था, और ईमान आलसी था और ईमानदार व्यक्ति नहीं था, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करता था। बट व्हेन द काइंड हार्टेड ओल्गा स्कॉल्ड हिम, लेकिन जब काइंड यानी दयालु ओल्गा ने उसको डांटा, उसकी मदद की, ठीक है, फाइंड वर्क, ही स्लोली रिफॉर्म, वो धीरे धीरे बदलने लगा। हर स्ट्रिक्ट बट केयरिंग नेचर फोर्स हिम टू वर्क हार्ड एंड लीव हिज बैड हैबिट। ओल्गा की जो केयरिंग थी, ठीक है, और उसको स्ट्रिक्टनेस थी, जिस वजह से जो वो कौन था, लश्कोव था ना, वो धीरे धीरे अपनी बुरी आदत को छोड़ने लगा और काम करने लगा। ओवर द टाइम, टाइम के साथ ही बिकम अ सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेबल मैन, धीरे धीरे वो क्या हो गया, एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेबल मैन बन गया। कौन, लश्कोव बन गया, जिसकी वजह से, ओल्गा की वजह से।
दिस स्टोरी टीचर्स, ये पूरी स्टोरी हमें इसकी सिखाती है दैट विद द राइट गाइडेंस, हम सही गाइडेंस के द्वारा इवन द रोस्ट हैबिट कैन चेंज, सबसे बुरी हैबिट को भी हम छोड़ सकते हैं अगर हमें गाइड करने वाला सही हो। ठीक है, सोसाइटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिफॉर्मिंग पीपल, जो सोसाइटी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमें चेंज करने में, ठीक है, किसी को बदलने में। देन सपोर्ट, काइंडनेस एंड चांस टू इम्प्रूव, सपोर्ट, काइंडनेस, मौका मिलना, ठीक है, यहाँ पे हेल्प, हेल्प से हम कोई व्यक्ति भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस कराए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एग्जाम में लिख सको। ठीक है, यहाँ पे, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।